जहां एक तरफ इस देश में किसान और आम आदमी को बैंक से लोन लेने के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा बिजनेसमैन बिना किसी कोलैटरल के सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू पर 17 इंडियन बैंकों से अप्रॉक्स 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जाता है। ये स्टोरी है द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या की, जिसकी ऐशो आराम भरी लग्जरी लाइफस्टाइल एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी किंगफिशर के लिए। बचपन में जब दूसरे बच्चे क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेलते थे तभी रिमोट वाले टॉयज खेला करता था, वहीं विजय माल्या अपनी कंपनी किंगफिशर के लिए हर साल एक अलग से कैलेंडर लॉन्च करता था, जिसके लिए वो मॉडल्स को खुद सेलेक्ट करता था। और जिस मॉडल का सिलेक्शन इस कैलेंडर के लिए हो जाता था, समझिए उसका करियर रातों रात बदल जाता। जहां अदर एयरलाइंस अपने पैसेंजर को स्टैंडर्ड फैसिलिटी देती थी, वहीं किंगफिशर एयरलाइंस अपने पैसेंजर को न सिर्फ प्रीमियम फैसिलिटी बल्कि इस एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस को देखने के लिए लोग दूसरे फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल कर किंगफिशर एयरलाइन की टिकट बुक करते थे। इसके साथ ही किंगफिशर लिकर इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्रॉफिटेबली बूम कर रहा था और साथ के साथ विजय माल्या फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया का को-ओनर भी था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या बैंकों में रखा हुआ देश के लोगों का पैसा लगभग SBI बैंक से 1600 करोड़ रुपए, PNB बैंक से 800 करोड़ रुपए, IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 430 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 410 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 320 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया से 310 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ मैसूर से 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 140 करोड़, फेडरल बैंक से 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक से 60 करोड़, एक्सिस बैंक से 50 करोड़ का लोन इजली लेकर ये सारा पैसा देश के बाहर भेजता रहा। इस 9,000 करोड़ के स्कैम को समझने के लिए हमें यूबी ग्रुप की जर्नी को समझना होगा। सो लेट्स कम टू द डिटेल। ईयर 1857, यहाँ से यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप की स्टोरी शुरू होती है। जब ब्रिटिश रूल्स के दौरान इंडिया में बियर का बिजनेस शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सोल्जर्स को बियर सप्लाई करने के लिए इंडिया में कुछ छोटी छोटी कंपनियां थी जो बियर का प्रोडक्शन कर रही थी स्मॉल स्केल में। लेकिन इन सारी कंपनियों को उनकी असली पहचान तब मिली जब एक स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन थॉमस लीशमैन ने साल 1915 में इन सारी कंपनियों को खरीदकर एक ग्रुप में यूनाइट कर दिया और उस ग्रुप का नाम रखा यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप लिमिटेड। और धीरे धीरे यह कंपनी इंडिया में लार्ज स्केल में बियर का प्रोडक्शन और सप्लाई करने लगी। इस कंपनी का बिजनेस ऐसा ही चलता रहता अगर दून पब्लिक स्कूल से पास आउट एक 22 साल के बच्चे ने इस कंपनी के शेयर खरीदने शुरू ना किए होते। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विजय माल्या के पिता विठल माल्या थे, जिसने अपनी सूझबूझ और स्टॉक मार्केट के नॉलेज से इस कंपनी के शेयर अकेले ही खरीदने शुरू कर दिए थे। और ईयर 1946 आते आते देश की आज़ादी के वक्त जब ब्रिटिश इस देश को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त तक विठल माल्या इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होने की वजह से 24 साल की उम्र में इस कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। अपने हार्डवर्क और इंटेलिजेंस से विठल माल्या सिर्फ 5 सालों यानी कि 1951 में एक बड़ी कंपनी मैकडॉवेल को एक्वायर कर यूबी ग्रुप में शामिल कर लेता है। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान विठल माल्या ललिता रमैया से शादी कर लेता है और 18 दिसंबर 1955 को इसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है विजय माल्या, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। इसका नॉरिशमेंट दूसरे बच्चों से अलग होने की वजह से इसकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से BA ऑनर्स में कंप्लीट होती है। और बताते हैं जब ये अपने कॉलेज में अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड कार से एंट्री करता तो उसका साइलेंसर निकाल देता ताकि कार बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करे और विजय माल्या सारे कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। ही यूबी ग्रुप के बिजनेस एम्पायर को संभालने के लिए विठल माल्या अपने इकलौते बेटे विजय माल्या को कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सीखने के लिए विजय माल्या को उसके पिता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भेज देते हैं।
वहां से बिजनेस स्किल सीखने के बाद विजय माल्या इंडिया आता है और अपनी इस स्किल से यूबी ग्रुप के बिजनेस और मैनेजमेंट के कुछ पोजीशन में चेंज करना शुरू कर देता है, जो कंपनी के लिए काफी इफेक्टिव साबित होती है। लेकिन ईयर 1977 में लिकर इंडस्ट्रीज की मुश्किलें बढ़ती हैं जब गवर्नमेंट ने इंडिया में लिकर को पूरी तरह बैन कर दिया था। उस वक्त इंडिया में जो लिकर किंग थे, बिजनेस वाइंड अप होने की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी के एसेट्स काफी सस्ते में बेचने शुरू कर दिए थे। लेकिन विट्ठल माल्या और विजय माल्या ने ठीक इसका अपोजिट किया। अपनी कंपनी के एसेट्स बेचने की वजह अदर कंपनीज के एसेट्स सस्ते दामों में खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करने वाले इस बिजनेस को इंडिया में बैन नहीं कर सकती। और ठीक ऐसा हुआ भी। गवर्नमेंट ने जल्दी ही इंडिया में लिकर बिजनेस पर लगे बैन को हटा दिया और यूबी ग्रुप का बिजनेस इंडिया में रीस्टार्ट हुआ। लेकिन यूबी ग्रुप का बिजनेस कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, क्योंकि यूबी ग्रुप का एक बड़ा कॉम्पिटिटर्स और इंडिया का सबसे पुराना लिकर ब्रांड मोहन मैकिन की गोल्डन ईगल बियर, जिसके लोगों में ईगल बना हुआ था, जिस वजह से इसका लुक थोड़ा रफ आता था। और तभी विजय माल्या ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में ऐसी कोई बियर नहीं है जो यूथ को टारगेट कर रही हो। और इसके बाद माल्या ने यूबी ग्रुप में मर्ज हुई पुरानी कंपनी कैसल ब्रूरी, जिसे इन्होंने ऑफिशियली बंद तो कर दिया था, लेकिन उसके ब्रांड के लोगो को मॉडिफाई करके 1978 में किंगफिशर बियर के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसका टाइटल था द किंग्स ऑफ गुड टाइम, जिसकी थीम थी एनर्जी फ्रीडम के साथ यूथ को अट्रैक्ट करना। लेकिन पैन इंडिया में किंगफिशर लॉन्च ना होने से मार्केट में इसका इम्पैक्ट एवरेज ही रहा। इसी बीच अक्टूबर 1983 में जब विजय माल्या बिजनेस के काम से यूएस गया था, तभी उसके पिता विट्ठल माल्या मुंबई के ताज होटल में कैथे पैसिफिक एयरलाइन की कॉकटेल पार्टी अटेंड करने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आने से 13 अक्टूबर 1983 को उनकी डेथ हो जाती है और विजय माल्या वापस इंडिया आ जाता है। इसके बाद पूरे यूबी ग्रुप में यह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि यूबी ग्रुप का नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा। जो यूबी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट लीडर थे, उनमें चेयरमैन बनने की होड़ शुरू हो जाती है और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लीडर यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विजय माल्या को कंपनी का चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन यूबी ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर विजय माल्या के पास होने की वजह से 28 साल की उम्र में विजय माल्या को कंपनी का चेयरमैन बनाया जाता है। ईयर 1986 में विजय माल्या ने समीरा त्याब से शादी की थी। समीरा उस वक्त एयर इंडिया की एयर हॉस्टेस थी और ठीक एक साल बाद यानी 1987 में दोनों का डाइवोर्स भी हो जाता है। समीरा और विजय माल्या का एक बेटा है जिसका नाम है सिद्धार्थ माल्या। चेयरमैन बनने के बाद विजय माल्या ने लिकर इंडस्ट्रीज के अलावा मोर देन 40 बिजनेसेस को भी एक्वायर किया, जैसे फूड इंडस्ट्रीज में दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी में मैकडॉवेल पिज्जा, कोका कोला को compete करते हुए इन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक थ्रिल लॉन्च किया। इसके साथ ही लीडिंग फूड ब्रांड्स लाइक किसान एंड डिप्स, लार्जेस्ट डिस्टिलरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्लस बैटरी यूनिट्स, प्लास्टिक एंड बर्जर पेंट्स जैसे ब्रांड्स को भी एक्वायर किया। लेकिन ये सारे सेक्टर फेलियर साबित हुए। इस तरह के डाउनफॉल से कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर एंड माल्या फैमिली को लगने लगा कि विजय माल्या कंपनी को डुबा देंगे। लेकिन विजय माल्या ने इन सब बातों को अवॉइड करते हुए अपने पुराने बियर ब्रांड किंगफिशर को रीस्टैब्लिश करने में लग गया। माल्या ने पैन इंडिया में किंगफिशर बियर सप्लाई के लिए इंडिया के उन रीजन में प्रोडक्शन बढ़ाया जहां बियर की डिमांड कम थी, सो दैट वो उन स्टेट में बियर की डिमांड को फुलफिल कर पाए जहां डिमांड ज्यादा है। इसके साथ ही बियर की बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक चैलेंज थी, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आती थी और बॉटल डैमेज होने पर कंपनी को लॉस बियर करना पड़ता था। इसलिए विजय माल्या ने न्यू इन्वेंशन कर बॉटल की जगह केन लॉन्च की और किंगफिशर बियर में अल्कोहल की मात्रा 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया, जिस वजह से ये मोहन मैकिन को पीछे कर किंगफिशर इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग बियर बन गई। बताते हैं कि विजय माल्या ने किंगफिशर के बिजनेस को 64% तक यानी 350 करोड़ से 6000 करोड़ तक बढ़ा दिया था। बिजनेस ऐसा ही चलता रहता और 3 साल बाद यानी ईयर 1993 में विजय माल्या ने रेखा माल्या से दूसरी शादी की,
रेखा माल्या की ऑलरेडी एक बेटी होती है जिसे ये अडॉप्ट भी करता है। इसके बाद विजय माल्या के क्रिएटिव आइडियाज से उसकी लाइफस्टाइल और बिजनेस दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे इंडिया में लिकर का एडवर्टीजमेंट टीवी पर बैन था, तो उसकी जगह किंगफिशर सोडा और वाटर बॉटल की एडवर्टीजमेंट करवाया। इसके साथ ही किंगफिशर इवेंट्स, किंगफिशर अवार्ड, यहाँ तक कि किंगफिशर ब्रांड को इंडिया के घरों तक पहुंचाने के लिए विजय माल्या ने स्विम सूट कैलेंडर तक लॉन्च कर दिया, ताकि किंगफिशर ब्रांड लाइमलाइट में आ जाए पैन इंडिया में। और ऐसा हुआ भी। ईयर 2000 आते आते विजय माल्या को द मोस्ट स्टाइलिश बिजनेसमैन कहा जाने लगा। लेकिन लिकर बिजनेस को बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के सक्सेसफुली रन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए साल 2002 में अपने लिकर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए विजय माल्या कांग्रेस और जनता दल पार्टी के सपोर्ट से एज अ इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होकर कर्नाटका स्टेट से पॉलिटिक्स में एंट्री करता है। इसके ठीक 2 साल बाद ईयर 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट बनती है, तो विजय माल्या को फर्स्ट लोन 840 करोड़ का मिलता है। इसके अगले ही साल 2005 में विजय माल्या अपना 50th बर्थडे बहुत ही रॉयल तरह से गोवा में सेलिब्रेट करता है लोन के पैसों से। बताते हैं ये बर्थडे पार्टी 5 दिन चली थी और दुनिया भर से लगभग 500 प्रोमिनेंट गेस्ट इनवाइट किए गए थे और इन्हें गोवा लाने और ले जाने के लिए 2 बिजनेस क्लास प्लेन वहां रखे गए थे। और माल्या ने अमेरिकन सिंगर लियोनेल रिची और एनरिक इग्लेशियस जैसे सिंगर को एज अ गेस्ट इनवाइट किया था परफॉर्म करने के लिए। इसी साल 2005 में माल्या अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को रजिस्टर कर लॉन्च करता है और 7 मई 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस को उसे गिफ्ट कर देता है। अब ये एविएशन इंडस्ट्री में भी एंट्री कर चुका था। माल्या का मेनली एम किंगफिशर को एक प्रीमियम एयरलाइन बनाना था जो इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करे, और इसलिए इसने पेरिस इंटरनेशनल एयर शो से 50 एयरबस और 70 एयरप्लेन खरीद लेता है। और अगले 2 साल तक किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया में काफ़ी अच्छा चला। लेकिन एयरलाइंस को इंटरनेशनल ऑपरेट करने के लिए उस एयरलाइंस कंपनी के पास एटलीस्ट 5 साल का डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंस होना चाहिए था। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस स्टार्टअप के अगले 2 साल बाद ही माल्या इसे इंटरनेशनल ऑपरेट करने के लिए साल 2006 में सहारा एयर को बिड कर खरीदना चाहा। लेकिन जेट एयरवेज ने माल्या से ज़्यादा बिड कर इस एयरलाइंस को खरीद लिया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका और उसके ठीक अगले साल 2007 में माल्या ने एयर डेक्कन को बैंक से लिए उस लोन के 550 करोड़ रुपए में खरीद कर उसे किंगफिशर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि एयर डेक्कन के पास इंटरनेशनल ऑपरेट करने का लाइसेंस था, लेकिन माल्या इस बात को भूल गया कि एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एविएशन के कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट कर रही थी। वही किंगफिशर इसके ऑपोजिट एक प्रीमियम एयरलाइंस बनकर एविएशन बिजनेस में उतरी। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट किंगफिशर ने बेंगलोर टू लंदन के लिए चलाई। अगर हम किंगफिशर के डोमेस्टिक ऑपरेशन को देखें तो इनका बिजनेस काफी प्रॉफिट में चल रहा था। उस समय तक किंगफिशर के पास 77 एयरक्राफ्ट होने के साथ 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर इनकी फ्लाइट से इंडिया में ट्रैवल कर चुके थे। 412 फ्लाइट्स डेली बेसिस पर इंडिया में ऑपरेट कर रही थी। लेकिन 2008 में फ्यूल के प्राइस बढ़ने और 2009 की आर्थिक मंदी की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के पैसेंजर कम होने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस अपने ट्रैवल ऑपरेशन की कॉस्ट तक निकालने में अनसक्सेसफुल रही और ये कंपनी 934 करोड़ के लॉस में चली गई। इस वजह से किंगफिशर का बिजनेस माल्या को डाउनफॉल में जाता हुआ नजर आने लगा और इस लॉस को कवर करने के लिए माल्या ने बैंकों से और लोन लिया, जिस वजह से साल 2009 में विजय माल्या पर टोटल 5,965 करोड़ रुपए का लोन हो चुका था। क्योंकि लॉस में होने के बावजूद साल 2008 में जब इंडिया में आईपीएल स्टार्ट हुआ तो माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 446 करोड़ में खरीदा, बैंकों से लिए उस लोन के पैसों से। इसके बाद साल 2010 में माल्या बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट से कर्नाटका से दोबारा इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर बनता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के ठीक बाद ये फिर से उन बैंकों से लोन अप्लाई करता है। इसलिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक कंसोर्टियम बनाकर माल्या को 1600 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर देता है। लोन मिलते ही ये बोइंग 777 के प्लेन खरीद लेता है। अब तक माल्या पर बैंकों का ऑन एन एवरेज 7000 करोड़ का कर्ज हो चुका था। किंगफिशर के हाई ऑपरेशन कॉस्ट और लो प्रॉफिट जनरेशन की वजह से ये अपने वेंडर को पेमेंट करना भी बंद कर देता है, जिस वजह से एचपी और भारत पेट्रोलियम ने किंगफिशर एयरलाइंस को फ्यूल देने से बैन कर दिया था। लेकिन इंडियन ऑयल ने किंगफिशर एयरलाइंस को बैन न करते हुए एडवांस पेमेंट पैटर्न पर काम शुरू कर दिया था। इसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी किंगफिशर एयरलाइंस के लैंडिंग चार्ज पेंडिंग होने की वजह से एडवांस पेमेंट पैटर्न पर अग्रीमेंट किया। इसके साथ ही बैंकों की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होने लगी। वेंडर्स को दिए फर्जी चेक भी बाउंस होने लगे, जिस वजह से उन वेंडर्स ने कोर्ट में पिटीशंस फाइल कर दी किंगफिशर के अगेंस्ट। इसके अलावा किंगफिशर ने अपने स्टाफ की सैलरी देना बंद कर दिया था, जिस वजह से स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी और काम भी बंद कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि किंगफिशर एयरलाइंस इंटरनेशनली जब से स्टार्ट हुई उसने कभी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं किया, इसलिए कंपनी लॉस में चल रही थी। लेकिन विजय माल्या ने अपनी सैलरी 33 करोड़ 40 लाख फिक्स कर रखी थी, जो वो कंपनी से टाइमली लेता था। बट कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके अलावा ये बैंकों से लोन ले लेकर कंपनी की वैल्यूएशन को ज्यादा शो करने की कोशिश करता, जबकि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू काफी कम थी। लेकिन किंगफिशर के फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद माल्या की लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। ये ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, थीम पार्टी, कैलेंडर गर्ल्स शूट्स के अलावा माल्या को ऑक्शन से यूनिक चीजें खरीदने का बड़ा शौकीन था। इसने टीपू सुल्तान की तलवार 1.5 करोड़ में खरीदी। उसी टाइम फ्रांस में 35 मिलियन यूरोस की प्रॉपर्टी खरीदी। अब साल 2011 में यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट में बताते हैं कि किंगफिशर ने अप्रॉक्स 150 करोड़ का टैक्स ही नहीं भरा अब तक। ये सब देखते हुए बैंकों ने किंगफिशर को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और विजय माल्या को एक विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद विजय माल्या एसबीआई और आरबीआई के साथ एक एमडीआरए यानी कि मास्टर डेट रिकास्ट एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें बैंक किंगफिशर कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसे मार्केट में सेल कर अपने लोन की रिकवरी करती है। लेकिन इन बैंकों ने किंगफिशर कंपनी के शेयर, जिनकी मार्केट वैल्यू 39 रुपीस थी अप्रॉक्स, उसे इन्होंने 64 रुपीस में खरीदा, ये कहकर कि अभी मार्केट डाउन है, बट जब मार्केट उठेगा तो किंगफिशर कंपनी के शेयर की वैल्यू 64 रुपीस के अराउंड होगी, क्योंकि बैंकों ने किंगफिशर कंपनी के लोन को उसकी ब्रांड वैल्यू पर दी थी, जिसकी वैल्यू 160 करोड़ थी बैंक के अकॉर्डिंग। बट एक रेपुटेटेड ऑडिट फर्म है ग्रैंट थॉरंटन, इसने किंगफिशर की वैल्यूएशन 4100 करोड़ बताई, जो कि बैंक की वैल्यूएशन से कई ज्यादा थी। इसलिए बैंक्स ने इस ऑडिट फर्म के रिपोर्ट के बेसिस पर किंगफिशर को भर भर कर लोन दिया। लेकिन जब यही बैंक्स अपने लोन रिकवरी के लिए मार्केट में किंगफिशर और उसकी सब्सिडरी कंपनी को बेचने निकले, तो उसे कोई इतनी हाई वैल्यू पर खरीदने ही नहीं आया, जिस वजह से बैंकों का पैसा रिकवर नहीं हुआ, जिस वजह से फरवरी 2012 में किंगफिशर के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। साल 2013 तक बैंकों को यह समझ आ गया कि उनका पैसा रिकवर होना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी ग्रुप के अगेंस्ट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में पिटीशन फाइल कर दी। ईयर 2015 में केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां यह प्रूव हुआ कि विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है। और अक्टूबर 2015 में माल्या पर सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट हुई, जिसमें यह सामने आया कि माल्या ने लोन का मिसयूज करते हुए बैंकों से लिए उन पैसों में से ही कुछ अमाउंट बैंकों को इंस्टॉलमेंट पे करने में और बाकी पैसों का यूज फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदने में किया। बैंकों के अलावा माल्या ने अपने लगभग 3000 एम्प्लॉय को भी सैलरी पेमेंट नहीं किया था, जिनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बट इसके ऑपोजिट माल्या दिसंबर 2015 में अपनी 60th बर्थडे पार्टी गोवा में सेलिब्रेट कर रहा था, जिसका एक्सपेंस अप्रॉक्स 1 करोड़ 50 लाख रुपए था। ईयर 2016 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि माल्या को देश के बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
2 मार्च 2016 को विजय माल्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जेट एयरवेज की दिल्ली टू लंदन फ्लाइट में 7 बड़े सूटकेसेस के साथ फर्स्ट क्लास में बोर्ड करता है। ये आखिरी बार था जब माल्या को इंडिया में देखा गया था। उसके बाद से वो कभी इंडिया वापस नहीं आया और अपने पीछे छोड़ गया बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का लोन, जिसे इंडियन बैंक आज भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले माल्या को माइग्रेशन काउंटर पर देखते ही सिर्फ उसके मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के इंस्ट्रक्शंस थे, इसलिए माल्या को उस दिन किसी ने जाने से रोका नहीं। ईयर 2016 में माल्या के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन माल्या लंदन में एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। लेकिन रिसेंटली बैंक ने माल्या के एसेट्स और यूबी ग्रुप के शेयर से करीब 14,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लेकिन इसके बाद भी विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और वो इंडिया में अभी भी वांटेड है।